सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो विषय अध्ययन कर रहे थे वो था सामाजिक अध्ययन। हम लोग पिछली कक्षाओं में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट का विरोध के प्रति कांग्रेस के द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू के समिति के थ्रू नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया था। नेहरू रिपोर्ट हमारे भारतीय के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा और मुस्लिम लीग के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए। हम देखते हैं कि आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना जब आगे चल करके गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं इंग्लैंड में, तो इनकी अधिकांश मांगे तो मांग लिया जाता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू के द्वारा निर्मित जो कांग्रेस द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट दिया गया था उसकी मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस ने इसके विरोध में क्या किया था, याद कीजिए, उन्होंने डेडलाइन किया था कि 1 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर हमारे नेहरू रिपोर्ट की सभी मांगों को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब नेहरू रिपोर्ट का एक्सपायरी डेट कितना था, नेहरू रिपोर्ट का एक्सपायरी डेट था 31 दिसंबर 1929। क्या था, नेहरू रिपोर्ट इतने पर खत्म हो जाता। अब कांग्रेस इंतजार कर रहा है, ठीक है, इंतजार चल रहा है, अंग्रेजों द्वारा कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उसी समय हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या हो रहे हैं, महात्मा गांधी जी की भी एंट्री वापस कांग्रेस में हो जा रही है। और हम देखते हैं कि 1922 में जैसे ही असहयोग आंदोलन बंद हुआ था, इनको जेल कर दिया गया था। कितने वर्ष के लिए जेल भेजा गया था, 6 वर्षों के लिए, लेकिन इनकी तबीयत खराब होते ही इनको बीच में छोड़ दिया गया था। गांधी जी जैसे ही आते हैं तो वो सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी का काफी विरोध हो रहा था। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में अपने सभी कार्यक्रम लगाएंगे। उसी समय कांग्रेस भी आजादी के लिए प्रयास कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। इधर कांग्रेस के अलावा अनेक छोटे छोटे जो दल हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्रांति युवा वर्ग जो है क्रांतिकारी दल बनानी है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है। कलकत्ता में जब अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन कब हो रहा है, याद कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन ठीक इससे 1 साल पहले, तब 1928 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जब पारित हुआ वहां पर होता है, तब ये कांग्रेस रियलाइज करता है कि देश में अनेक छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर कांग्रेस को अपना विस्तार करना है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट खारिज क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय देश में अनेक छोटे छोटे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी। अब कंडीशन क्या था, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तब कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो अपनी विस्तार करेगा, जितने भी छोटे छोटे पार्टी थे सबको क्या करेगा, अपने में विलय कर लेगा, ऐसी रणनीति करेगा कि छोटे छोटे पार्टियों को अपने में विलय कर लेगा, ठीक। अब यहां से कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज की, और वो आपके विलय में आपसे कोई क्यों मिलेगा, क्योंकि जब आपकी मांग और उसकी मांग सेम हो, तो उसने अधिकांशतः पॉलिटिकल पार्टियों की समय मांग थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको हमारे सारे अधिकार चाहिए। तब कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया और अपनी रणनीति चेंज की। अब सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी सब धीरे धीरे कांग्रेस में समाहित होने लगे किसी 1 साल के दौरान में। अब कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए, तो जाहिर बात है अगला सम्मेलन जैसे ही होगा, अब अगला जब भी अधिवेशन होगा, कांग्रेस का अधिवेशन होगा, हम देखते हैं कि दिसंबर में होता था, तो दिसंबर अगला अधिवेशन कब होगा, दिसंबर 1929 में कब अधिवेशन होगा, दिसंबर 1929 में। और ये स्थान कहाँ होना था, ये होना था लाहौर में। अब ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस में अनेक विचारधारा के लोग आ गए हैं और इस अधिवेशन में जाहिर बातें हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि सभी लोग अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षता दी जाए जिसकी बातें सभी लोग माने। और उस समय भारतीय राजनीति में केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बातें सभी लोग मान सकते थे, और वो कौन थे, महात्मा गांधी। तो प्रस्ताव पारित होता है कि महात्मा गांधी क्या करें, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। लेकिन महात्मा गांधी सक्रिय आंदोलन से दूर, वो पुनः इतना एक्टिव होकर के आंदोलन में आना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, अध्यक्षता करने से मना कर दिया और उन्होंने प्रस्ताव डाला कि कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो अब इसका भार युवा कंधों पर देना चाहिए। और उस समय उभरते हुए युवा नेता कांग्रेस के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू।
हम देखते हैं कि इन्होंने अपने डिमांड को लेकर के अपने पिता के नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुआ था, उसका विरोध तक कर दिया था। ठीक है, वामपंथी विचारधाराओं के काफी बड़े समर्थक थे। तब जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी के कहने पर अध्यक्षता किसको दिया जाता है? अध्यक्षता इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता को करता है, अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब अधिवेशन शुरू होता है। अधिवेशन के हम देखते हैं कि आखिरी दिवस 31 दिसंबर 1929, कौन सा दिन है? 31 दिसंबर 1929 वो आखिरी समय था जब आपका अंग्रेजों को नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए डेडलाइन था। और जैसे कि डेडलाइन समाप्त होता है 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे कांग्रेस नेहरू जी घोषणा करते हैं कि आज के बाद हमने बहुत अनुनय विनय कर लिया अंग्रेजों के साथ। ठीक है, और आज के बाद हमारा टाइम पीरियड जो उनको 1 साल का समय दिया था वो पूर्ण होता है और आज के बाद हम अपनी रणनीति चेंज करते हैं। और हम किसकी डिमांड करेंगे? हम डिमांड करेंगे अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करेंगे। अब यहाँ से कांग्रेस का डिमांड चेंज होता है और 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे उन्होंने क्या किया? लाहौर के किस नदी के किनारे? रावी नदी। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रावी नदी के किनारे इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और कहा कि आज के बाद हमारा जो आंदोलन होगा वो क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। कांग्रेस के जितने भी आंदोलन होंगे वो क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए होंगे। अच्छा, लाहौर अधिवेशन में कुछ और प्रस्ताव पारित हुआ था। जैसे कहा गया कि अब गांधी जी सक्रिय राजनीति में आइए, आगे हम जितने इस टाइम ड्यूरेशन में अनेक आंदोलन कर चुके हैं, हमने क्या किया? हमने कई विधानसभा में पहुंच गए, विधान परिषद में पहुंच गए। ठीक है, अनेक असहयोग आंदोलन किया, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तब आप क्या कीजिए? आदि प्रस्ताव क्या पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया कि आप क्या कीजिए? आप सक्रिय राजनीति में आइए और आप कोई भी आंदोलन डिसाइड करेंगे। 1922 में जो आपने आंदोलन की शुरुआत नहीं की, याद कीजिए 1 फरवरी 1922 में क्या डिसाइड हुआ था? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया था, क्या कीजिए? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कीजिए। गांधी जी कहते हैं कि भाई अभी हम आंदोलन करेंगे तो इसके नियम कानून क्या होंगे? आप लोग इंटरफेयर करेंगे। तब ये कहा जाता है कि सर्वसम्मति से गांधी जी आप जो कहेंगे, आप उसको बंद करना चाहेंगे तो बंद कीजिए, शुरू कीजिए। आपके कोई भी विरोध नहीं करेगा, पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में क्या होगा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। गांधी जी कहते हैं ठीक है, तब मुझे एक्सेप्ट है। तो गांधी को जिम्मेदारी दे देते हैं अग्रिम आंदोलन के लिए और यही वह पूर्ण स्वतंत्रता की क्या होती है? घोषणा कर दी जाती है। आज से हमारा नीति चेंज हो रहा है, हमारे स्वराज का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। अब हमको केवल आंतरिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको चाहे क्या चाहिए? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से, मतलब हमको आंतरिक स्वतंत्रता भी चाहिए, इसके साथ ही साथ क्या चाहिए? बाह्य स्वतंत्रता भी चाहिए। यही हमारा स्वराज का डिफिनीशन होगा। ये प्रस्ताव कहां पारित हो रहा है? लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो। अधिवेशन खत्म हुआ, कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनता है, युवाओं की कार्यकारिणी बनता है। अधिवेशन खत्म होने के एक दिन बाद मतलब कितना तारीख हो गया? 2 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया गया कि आज के बाद भारत में हम लोग क्या करेंगे? भले ही आजाद नहीं है, लेकिन हमारे में उमंग है, हमारे में जोश है और हम लोग क्या करेंगे? अपनी स्वतंत्रता अभी से मनाना शुरुआत कर देंगे और हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 से हम एक स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। स्वतंत्र होने से पहले याद रखिए, तो हमारा हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जब भारत आजाद होता है 1947 में, उसके बाद हमारा संविधान बनता है और संविधान लागू होने की जब बात होती है तब ये डिसाइड किया जाता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए हैं 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्योंकि पहले से हम स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे थे? 26 जनवरी। इसलिए हम अपना संविधान लागू कब करेंगे? उसी पवित्र तिथि पर, मतलब 26 जनवरी को हम लागू करेंगे। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हम क्या बनाते हैं? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस महत्वपूर्ण तिथि के याद में। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब किया गया? 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? अपना राष्ट्रीय
स्वतंत्रता मनाना शुरू करेंगे। तो ये सारा डिसाइड होता है लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी को कमांड दे दिया जाता है कि गांधी जी क्या किया, अगला सदन अवज्ञा आंदोलन किया, जल्दी शुरुआत कर दीजिए, हम सभी लोग पूर्ण रूप से क्या करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। अब गांधी जी पूरा फुल पावर में आ गए, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि भारतीयों को लेकर के हम फिर से एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, और क्या होगा, सभी अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन उसी समय गांधी जी के बाकी लोग जो सहयोगी रहते हैं, क्योंकि गांधी जी बार बार अहिंसा के पक्षधर थे, तो वो कहते हैं कि एक गांधी जी, एक अंग्रेजों को एक और मौका दे दिया जाए, एक बार और प्रयास कीजिए कि अंग्रेज बातों से मान जाएं और आंदोलन की जरूरत ना पड़े। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, और वो इरविन से बातचीत करते हैं। यंग इंडिया में उनका एक लेख छपता है, कब छपता है, जनवरी 1930 को, 30 जनवरी 1930 को ये यंग इंडिया में अपने लेख छापते हैं और अपने 11 डिमांड किसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, इरविन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि आप हमारे केवल 11 डिमांड मांग लीजिए, जो किससे संबंधित हैं, जो आम जनता से संबंधित हैं, जो किससे संबंधित हैं, जो व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं, जो किससे संबंधित है, जो किसानों से संबंधित है। आप हमारे ये डिमांड मांग लेंगे, हम कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाएंगे। और ये क्या डिमांड था 11, इसको एक एक पॉइंट करके हम नोट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला जो डिमांड उन्होंने मांगा कि बहुत ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे विकास में खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपसे जब विधानसभा विधानमंडलों में आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर आप विकास क्या कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बच रहा है। तो जो अतिरिक्त आपके खर्चे हैं उनमें कटौती कीजिए। कौन कौन से खर्चे आपके ज्यादा हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट कहा। उन्होंने कहा, पहला उन्होंने कहा कि जो सैनिकों पर आप बहुत ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, मतलब सैनिक सेना पर, उसके वेतन पर, उनके हथियार खरीदने पर, ठीक है, तो सेना का खर्च है उसमें कटौती कीजिए आप। और कितना कटौती कीजिए आप, इसमें 50% का कटौती कर दीजिए। आपका टोटल जितना खर्चा जा रहा है उसमें 50% की तत्काल कटौती कीजिए, और ये सारा पैसा बचा के क्या कीजिए, हमारे विकास कार्यों में लगाइए। कोई जरूरत नहीं है, विश्व खत्म हो गया है सेना के इतने ज्यादा हथियार खरीदने और बाकी सब खर्चों पर, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सरकारी वर्ग है, सरकारी जो सेवा में है, ठीक है, जितने भी सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं, सरकारी सेवा में हैं, बड़े अधिकारी हैं, अफसर लोग हैं, उनके वेतन में भी कटौती कीजिए। और कटौती ये भी कितना कीजिए, 50% का। कारण क्या था, गांधी जी समझते थे कि जितना भी युवा वर्ग है सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ चला रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी में खूब सारा वेतन मिल रहा है, आदि यही कारण है, ठीक है। तो जब सरकार के वेतन में चले जाएंगे, तो अगर हम कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे तो युवा वर्ग इससे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है, आर्थिक मुद्दा है। और जो बेचारे छोटे छोटे भारतीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में कर रहे हैं, उनका वेतन और सरकारी वेतन देखा जाए तो काफी अंतर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको असमानता खत्म कीजिए, ये के वेतन में भी क्या कीजिए, आप 50% की कटौती करके आप उसको क्या कीजिए, आप विकास कार्यों में लगाइए। तीसरा इन्होंने डिमांड किया कि आप भूमि कर बहुत ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, भूमि कर मतलब लगान, किसानों से बहुत ज्यादा लगान ले रहे हो, इस लगान में भी आपको क्या करना है, कटौती कीजिए। और कितना कटौती कीजिए, 50% के करीब इसमें भी कटौती कीजिए, जो ताकि ये जो किसान वर्ग है ये भी क्या कर सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अंग्रेजों के सामने उन्होंने कहा क्या, किसानों की बात हो गई। व्यापारियों की बात, व्यापारियों की उसने कहा कि व्यापारी लोग जो उस समय अधिकांश भारत में किया जो सूती उद्योग था, कपड़ों का उद्योग था, तो उन्होंने कहा कि जितने भी विदेशी सामान आ रहे हैं या वस्त्र आ रहे हैं, विदेशी सामान आ रहे हैं या वस्त्र आ रहे हैं, इनके आयात में क्या कीजिए, कटौती कीजिए। अब बाहर से जो मंगा रहे हैं उसमें कटौती कीजिए, ताकि हमारे देसी जो व्यापारी हैं उनके कपड़े क्या हो सकते हैं, समय पर बिक सके, इनके दाम सस्ते हो सके। आप बाहर से सस्ते में दाम में सामान मंगा ले रहे हो तो इनको काफी नुकसान हो रहा है। तो चौथा डिमांड उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तु या वस्तुओं के आयात में भी क्या कीजिए, आप भारी अमाउंट में कमी कीजिए। पांचवा पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई जो व्यापारी हैं, अब ये भी कच्चा माल कहीं बाहर मंगाएंगे या बाहर से बेचने जाएंगे, तो भारत का जो समुद्र तट है, यहाँ पर जो भारतीय जहाज हैं वो प्रॉपर समय दिया जाता है, इन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। जब इनके सामान आने जाते हैं, कहा जाता है कि इनके लिए रिजर्व नहीं है, पहले से भरा हुआ है, दूसरे विदेशी जगहों, विदेशी जो व्यापारियों के जहाज आते हैं उनको ज्यादा सहूलियत दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो तटों पर, भारतीय तटों पर भारतीय जो जहाज हैं इनको क्या कीजिए, आप आरक्षण प्रोवाइड कीजिए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कीजिए।
सुविधाएं प्रोवाइड करने का कार्य किसका होगा? अंग्रेजी सरकार का कार्य होगा, ताकि इनके माल जो है वो समय पर जा सके और ये अपने व्यापार को उन्नत रूप से कर सके। ये क्या था इनका ये 5वां डिमांड। अब इसके अलावा देखिए छोटे छोटे डिमांड है, कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता या इसकी डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन अंग्रेज इसको भी नहीं पकड़ पा रहे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण आप क्या है, आप जितने भी भारतीय बंदी हैं, सॉरी कितना हुआ था, 5वां हुआ था, छठवां कहा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, जितने भी क्या है राजनीतिक बंदी हैं, उनको तत्काल रिहा कीजिए। आप उनको क्या कीजिए? रिहा कीजिए। अब यहीं पर उनकी विरोध होता है महात्मा गांधी का। कारण क्या रहता है? महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक बंदियों की बात की, ठीक है। भारत उस समय युवा वर्ग था, वो सीधे सीधे क्रांतिकारियों से अटैच था और युवा वर्ग को ये लगता था कि उस समय भगत सिंह क्रांतिकारियों के हीरे, ठीक है, उनको फांसी होने वाला था। तो युवा वर्ग को ये लगता है कि ये बेहतरीन मौका था, अगर महात्मा गांधी राजनीतिक शब्द हटा दीजिए और केवल कहते कि बंदियों की रिहाई कर दिया जाए, तब हो सकता है भगत सिंह को आजाद कर दिया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया नहीं, उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात की, जो क्या है काफी गलत बात है। और अगर महात्मा गांधी चाहते तो हो सकता है भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं होती। आगे चल करके जब हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बंदियों को तत्काल रूप से रिहा किया जाए। 7वां कहा उन्होंने कि ये राजनीतिक बंदी बने क्यों? क्योंकि आपका एक गुप्तचर विभाग है, बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। ये गुप्तचर विभाग किसी के बारे में कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, आप तुरंत उस विभाग के न साक्ष्य देखते हो न प्रूफ देखते हो, उस गुप्तचर विभाग के रिपोर्ट के आधार पर तुरंत नेताओं को बंद कर देते हो, भले वो सूचना गलत हो। इस गुप्तचर विभाग को तत्काल बंद कीजिए। अगर बंद नहीं करना है तो इसको क्या कीजिए? सार्वजनिक कर दीजिए, मतलब इसमें सुधार कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा गलत रिपोर्टिंग दे रहा है सबके बारे में। तो उनका 7वां डिमांड क्या कहा कि इस गुप्तचर विभाग को तुरंत तत्काल क्या कीजिए? इसको बंद कर दीजिए। फिर अगला डिमांड उन्होंने क्या कहा, ठीक है। 8वां डिमांड क्या किया? 8वां डिमांड उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय युवा हैं या समाज में हैं वो सभी बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस मद्यपान चल रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो तत्काल आप क्या कीजिए? इस नशा को बंद कीजिए। हमने देखा कि असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने यही किया था, जितने भी शराब के ठिकाने थे वहां पर क्या किया उन्होंने? उसको बंदी करने का प्रभाव किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी मद्यपान के जगह है उनको क्या कीजिए? तत्काल रूप से आप तुरंत उनको बंद कीजिए। और उन्होंने क्या किया? 9वां मद्यपान के निषेध कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आप कर दे रहे हैं, ठीक है, तमाम करके हम देख रहे हैं कि बंगाल में जब आप पहली बार आए थे तो बंगाल के नवाबों से आपने नमक में व्यापार हम ही करेंगे एक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। देखिए भारत में बहुत बड़ा समुद्री तट है, यहाँ पर किसान चाहे तो बड़ा इजी नमक पैदा कर सकते हैं, समुद्र का पानी रोक करके नमक बनाना है। लेकिन आप भी क्या करो कि नहीं नमक बनाने का अधिकार केवल हमारे कंपनी को। उन्होंने कहा कि जो नमक पर कर लगाया है, मतलब नमक बनाने का जो अधिकार केवल अंग्रेजों का है, इस कर को तत्काल आप समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए और भारतीयों को इस नमक को बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त कीजिए। देखते हैं हम इसी के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दांडी मार्च के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। 9वां पॉइंट हो गया। 10वां उन्होंने क्या किया? 10वां उन्होंने कहा कि जो इस समय अधिकांश युवा वर्ग है या अधिकांश जिसके पास पैसा हो जा रहा है वो क्या कर रहा है? बड़ा इजी शस्त्र प्राप्त कर ले रहा है, शस्त्र के लाइसेंस प्राप्त कर रहा है। इसमें भी आप संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर शस्त्र होगा वहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा हिंसा होगा। इसको भी क्या करने की जरूरत है? इसको भी दूर करने की जरूरत है। 11वां डिमांड उन्होंने कहा, आर्थिक डिमांड है। उन्होंने कहा कि उस समय जो व्यापार होता था, व्यापारियों को एक्सचेंज में बड़ा प्रॉब्लम होता था, रुपए और स्टर्लिंग के एक्सचेंज में। तो उन्होंने कहा कि जो आपस रुपए का एक्सचेंज है, ठीक है, इसमें भी आपको सुधार करने की जरूरत है। और एक शिलिंग को जो पैसे में है, जो ज्यादा इस समय है, उसको क्या कीजिए? उसको कम कीजिए। ये टोटल गांधी जी के 11 डिमांड। देखिए कहाँ पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, ये कहाँ बड़े डिमांड रख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ये भी डिमांड क्या किया? मना कर दिया। तब यहां से गांधी जी डिसाइड करते हैं और घोषणा करते हैं कि आगे चल करके हम एक नया आंदोलन चलाएंगे जो भारत की राजनीति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग इस सविनय अवज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।